हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरआरबी एनटीपीसी समान अध्ययन के लिए एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। इसमें पूरे 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि जब मैं एक्सप्लेनेशन इसमें बताता हूँ तो उसके अनुसार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की कमी होती है, संख्या की कमी होती है, तो उस समय पर कुछ अन्य जजों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, जिन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना था सन 1975 में। आज़ादी के बाद सिक्किम जो है भारत में विलय एक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे हुआ था। तो 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बन पाया। उससे पहले वो आज़ादी के समय एक देसी रियासत था, जैसे अन्य देसी रियासतें हैं उसी तरह से ये देसी रियासत था सिक्किम 1975 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष ध्यान रखना, 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो जो यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, उनके प्रशासक को उपराज्यपाल क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है? उपराज्यपाल हैं। ठीक, तो वो वहाँ के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इसलिए जब आपने देखा होगा केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री, अब नहीं है, ठीक है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली की जो राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा उठक पटक चलती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल है, जबकि जनता द्वारा चुना गया जो उनका नेता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए अगर एक ही पार्टी की सरकार होती है तब तो प्रशासन ठीक प्रकार से चल पाता है। अगर केंद्र में अलग सरकार हो और दिल्ली में अलग सरकार हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर वहाँ पर जो है सही से प्रशासनिक गतिविधि चल नहीं पाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति कभी नहीं हुई है, हुई भी है लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी लगाया नहीं गया है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, तो प्रेम्बल में जो संविधान संशोधन किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में बहुत बड़े स्तर पर चेंजेस किए गए थे संविधान के प्रावधानों में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, आलोक रावत। राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसमें ज़्यादातर क्या होता था कि केवल महिलाएं ही इसकी मेंबर अध्यक्ष होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आलोक रावत जो है पहले पुरुष सदस्य बने राष्ट्रीय महिला आयोग के। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह का क्या है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, मतलब यहाँ पर सुनवाई बहुत कम समय में पूरी कर दी जाती है। एनजीटी के पास काफ़ी पावर हैं और इसी की वजह से जो जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं, हमारे वातावरण के संबंधित मुद्दे होते हैं, उन सभी पर अगर जैसे कोई विकास कार्य किया जा रहा है और वहाँ पर इस जो नियम हैं उनको पालन नहीं किया जा रहा है, तो एनजीटी में केस चला गया तो वो डायरेक्शन एनजीटी देती है और जिसकी गलती होती है उसे सजा भी मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं जिनमें कार्यालय के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप इन 22 भाषाओं में से किसी में भी अपनी समस्या लिख के किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में दे सकते हैं, है ना, या आप उस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यालयों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे पहले कहा जाता था इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम इसको बोला जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है इरविन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो किस देश में हुआ है ये? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। यानी यूके का औपचारिक रूप से शासन समाप्त हो गया वर्ष 1986 में। किस कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ठीक है, संसदीय लोकतंत्र बना है जनवरी 1972 में। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है ना। जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है, भारत में उन्होंने शरण ले रखी है अभी। और तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान जो वर्तमान में है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1972 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय पर वहाँ पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा था बहुत ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ। तो एक नया कंट्री बना वहाँ पर जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनवरी 1972। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत या राजस्थान की भी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करने वाला जो चैनल है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। उसको क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में ये शामिल नहीं है। तो भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में विंध्य, सतपुड़ा और अरावली ये तीनों शामिल हैं। शामिल कौन सी नहीं है? हिंदुकुश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना इसमें फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है जो हमारे हिमालय के पश्चिम में पड़ती है। ठीक है, तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करने वाली जो राज्य है वो कौन सा होगा? देखो, पंजाब है, पंजाब से लगता हुआ हमारा पाकिस्तान है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश चीन से सीमा बनाता है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों से सीमा बनाता है। यानी इन एक आंतरिक राज्य है ये,
इसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लगती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा और मिजोरम सही है, इधर राजस्थान भी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सुंदरबन प्रसिद्ध है, सुंदरबन डेल्टा है ना, गंगा नदी का मुहाना है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन में मैंग्रोव वनों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की मिट्टी कैसी होती है? काली होती है, इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लाल मिट्टी जो होती है उसमें लाल रंग का कारण क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है ना। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, लाल मिट्टी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जम्मू कश्मीर का केसर विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। देखो, प्रमुख रूप से भारत सरकार के द्वारा भारत में प्रमुख नदियों को जो वर्णित किया गया है उनकी संख्या है 12 नदियां मानी हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है गुजरात। उसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात से होकर, क्योंकि महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र से, फिर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं मिलती है, समुद्र में तो सारी ही मिल रही, देखो गंगा भी, ताप्ती भी और कावेरी भी। ठीक है, लेकिन जमुना यानी यमुना नहीं मिलती है, क्योंकि यमुना प्रयागराज में संगम में किस में मिल जाती है? प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो यमुना या जमुना एक ऐसी नदी है जो सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका जल समुद्र में नहीं पहुंचता है लेकिन गंगा में मिलकर पहुंचता है, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है बूलर झील। बूलर झील है, तो बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, J&K है ना, जम्मू एंड कश्मीर में बूलर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। ये एक जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, बांध के माध्यम से प्रमुखतः क्या कार्य होता है? कोई भी बांध बनाया जाता है तो एक तो उससे सिंचाई के साधन बढ़ते हैं और दूसरा विद्युत उत्पादन उसका प्रमुख एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? 26 नंबर, हाँ सॉरी। तो सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है वो उड़ीसा में है। ये फेमस है बहुत, कई बार प्रश्न इस पर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? किस प्रजाति को? तो हांगुल एक जानवर होता है, हांगुल, ये कश्मीरी हिरण भी इसको बोला जाता है।
ठीक है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, कौन से राज्य में स्थित है, और ये है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता जो राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन कहाँ पर है, केरल में। कोचीन केरल में। ठीक है, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, ये प्रश्न पूछा गया है। और सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। यानी वहाँ पर प्रति 1000 स्क्वायर फीट में सबसे कम लोग रहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से सुबह भी दिखता है और शाम को भी दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैसें पाई जाती हैं या रहती हैं, गैस होती हैं। तो शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है सौर प्रज्वला, यानी सोलर फ्लेयर्स कहते हैं उन्हें, फ्लेयर्स। ठीक है, उसके बाद है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है। तो तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU बोलते हैं इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो है 78%। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो प्रमुख रूप से क्या है, नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन, फिर कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ऑर्गन और इस तरह की अन्य गैसें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा। टूटा हुआ तारा क्या होता है, जब किसी ग्रह में अगर विस्फोट होता है तो उससे निकले हुए जो अंश और अवशेष होते हैं उन्हीं को जब वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो एक जलता हुआ पिंड आपको दिखता है, इसको टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होता है। तो ये क्या होते हैं, अंश और अवशेष होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून क्या होता है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या होता है, ब्लू मून कहा जाता है। ये कंसेप्ट हैं बहुत सारे ज्योग्राफी के, और अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए। मैं उन कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हो उस पे मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे। ये द्वीप कहाँ पर है, ये द्वीप जो है मालदीव में। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है, माले है। तो ध्यान रखना है, फिलिथियो द्वीप कहाँ पर है, मालदीव में। अफ्रीका का सबसे ऊंचा
पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है वो अवस्थित है तंजानिया में। ठीक है, कंट्री है तंजानिया, वहां पर किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो तंजानिया देश में अवस्थित है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 20 मिनट में आप 40 क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं, केवल 20 मिनट में। ठीक है, बाकी आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।